अगर इसमें स्विस चीज से भी ज्यादा छेद होते तो ये और भी दिलचस्प होता। अब जब एलेक मर्डॉक को पत्नी मैगी और बेटे पॉल की हत्या के लिए नया मुकदमा मिला है, पर्दे के पीछे दूसरी लड़ाई भी जारी है। अब वो उस महिला के खिलाफ जा रहे हैं जिसके बारे में राज्य की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि उसने उस जूरी को प्रभावित किया हो सकता है जिसने उन्हें दोषी ठहराया था। और इससे सब कुछ बदल जाता है। मैं समझाऊंगी। मैं एनेट लेवी हूँ और ये है लॉ एंड क्राइम। मर्डॉक केस के नए मोड़ और एलेक्स के सिविल मुकदमे से पहले मैं आपको मॉर्गन एंड मॉर्गन लॉ फर्म के बारे में बताना चाहती हूँ। ये फर्म 35 साल से भी ज्यादा समय से लोगों के लिए लड़ रही है और अपने क्लाइंट्स के लिए 30 अरब डॉलर से ज्यादा वसूल चुकी है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड इसका सबूत है। देश भर के 100 दफ्तरों में 1000 से ज्यादा वकील हैं। मॉर्गन एंड मॉर्गन को हायर करना मानो आप अपनी लड़ाई के लिए एक मजबूत फौज चुन रहे हों जो आपको आपका वाजिब मुआवजा दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी। हर लॉ फर्म एक जैसी नहीं होती। गलत फर्म चुनने पर शुरुआत में ही हार सकते हैं। चोट लगने पर मॉर्गन एंड मॉर्गन से संपर्क करें। फीस सिर्फ केस जीतने पर लगेगी। अधिक जानकारी के लिए forthepeople.com/crimefix पर जाएं, नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें। एलेक मर्डॉक को पत्नी मैगी और बेटे पॉल की हत्या के मामले में नया ट्रायल मिलेगा। साउथ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है। कोर्ट के 5 जजों ने लिखा कि एलेक मर्डॉक के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन आंशिक रूप से अब बदनाम कोर्ट क्लर्क बेकी हिल द्वारा किया गया था। और अब एलेक मर्डॉक चाहता है कि बेकी हिल अपनी उस गलती की भारी कीमत चुकाए। वो एक नए मुकदमे में इसकी वजह बताता है। मैं उस पर थोड़ी देर में आती हूँ। पहले यदि आपने नहीं देखा तो संक्षिप्त सारांश देती हूँ। बेकी हिल कलेटन काउंटी कोर्ट हाउस की प्रभारी थीं, जहां 2023 की शुरुआत में मर्डॉक का डबल मर्डर ट्रायल हुआ और फैसला भी उन्होंने पढ़ा। राज्य की उच्च अदालत ने पाया कि बेकी हिल ने जूरी के सामने अनुचित टिप्पणियां की या ऐसा करने की कोशिश की जब उन्होंने जूरी से मर्डॉक के वकीलों के झांसे में न आने और मर्डॉक की गवाही पर ध्यान देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा कि हिल ने मर्डॉक की विश्वसनीयता और उसके बचाव पक्ष पर गंभीर हमला किया और जूरी में हस्तक्षेप को चौंकाने वाला बताया। अब मर्डॉक को नया मुकदमा मिल रहा है और अटॉर्नी जनरल का कार्यालय जल्द फिर से मुकदमा चलाने का वादा कर रहा है। हम निराश हैं और फैसले से असहमत हैं, लेकिन अदालत और प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। मैं ये काम काफ़ी समय से कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप जानते हैं, आप बस खुद को संभालते हैं और फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही हम करने का इरादा रखते हैं। अभी हमारे पास फिर से सुनवाई की संभावना है। हम यूएस सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा की अनुमति भी मांग सकते हैं और हम इस पर आंतरिक रूप से थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरी नज़र में हमारा लक्ष्य बस इसे फिर से उठाना है और जितना जल्दी हो सके इसे पूरा करना है। और आप जानते हैं, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम शायद इस साल के पतझड़ में या साल के अंत से पहले कोई समय देखेंगे, लेकिन जाहिर है हम नियुक्त जज से भी बात करेंगे। डिफेंस की अपनी राय होगी इस पर और आखिरकार जज ही तय करेंगे कि तारीख क्या होगी। मैंने क्रेटन वाटर्स, जो मर्डॉक मामलों में मुख्य अभियोजक हैं, से ये भी पूछा कि राज्य की उच्च अदालत ने बेकी हिल द्वारा जूरी से छेड़छाड़ की कोशिश को कैसे देखा। लेकिन उन्होंने और अभियोजकों ने हिल के मामले में ऐसा नहीं किया, जबकि बाद में उन पर झूठी गवाही और पद पर कदाचार के आरोप लगे, जिन्हें उन्होंने स्वीकार भी किया। झूठी गवाही इस बात से जुड़ी थी कि उन्होंने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन अपराध स्थल की तस्वीरों को सील कर दिया जिन्हें हम लीक होने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, और मीडिया के सदस्यों को उनकी तस्वीरें लेने की अनुमति दे दी। यही उनकी झूठी गवाही का आरोप था। मैं साफ कर दूं, हमने कभी नहीं कहा कि बेकी का व्यवहार सही था। हमने अदालत से जो कहा, और यही बात जज टोल ने भी उन सभी जूरी सदस्यों से बातचीत और सुनवाई के बाद पाई, वो ये थी कि ये टिप्पणियां ऐसी नहीं थीं कि इस जूरी को प्रभावित कर सकें। और फिर से हमारा तर्क था कि 6 हफ्तों की सुनवाई के बाद जज न्यूमन वहां थे। 75 गवाह, 550 सबूत, अभियोजन पक्ष की टीम, बचाव पक्ष की टीम। इतने सारे सबूतों के बाद क्लर्क की कुछ अनुचित टिप्पणियों ने फैसले को प्रभावित नहीं किया। और यही तर्क हमने दिया था और यही जज टोल ने भी पाया। सुप्रीम कोर्ट और मैं समझता हूं कि वे अदालत के अधिकारी के इस तरह के व्यवहार को मंजूरी नहीं देना चाहते। उन्होंने इसे अलग नजरिए से देखा। ये उनका अधिकार है और इसलिए हम वहां से आगे बढ़ते हैं।
लेकिन जस्टिस टोल्डिच ने कहा कि उनकी बात विश्वसनीय नहीं थी। संक्षेप में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल थे। जस्टिस टोल ने अपने आदेश में जो पाया, और हमारी भी यही स्थिति थी, ये थी कि ये जूरी सदस्यों के बारे में था, बेकी के बारे में नहीं। यहाँ कोई पूरी तरह बेकी पर निर्भर नहीं था, हम जूरी पर निर्भर थे। उनमें से 11 ने कहा कि इसका कोई भी संभावित प्रभाव नहीं था। एक व्यक्ति हिचकिचा रहा था। जज ने उसकी गवाही में समस्याएं देखीं। हमने इसी पर भरोसा किया और जज टोल ने भी यही पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलग तरह से देखा और फिर से ये उनका विशेषाधिकार है। अब उस संघीय नागरिक अधिकार मुकदमे की बात करें जो एलेक मर्डॉक ने बेकी हिल पर दायर किया है। हमने रिचर्ड अलेक्जेंडर मर्डॉक सीनियर की ओर से रेबेका हिल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, और ये मुकदमा हमने इसे संघीय नागरिक अधिकार कानून 42 यूनाइटेड स्टेट्स कोड 1983 के तहत दायर किया है ताकि संवैधानिक अधिकारों के हनन का समाधान किया जा सके। ये अधिकार एलेक्स का निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार था, एक ऐसा अधिकार जिसमें बिना किसी छेड़छाड़ और बिना किसी पक्षपात के जूरी के सामने मुकदमा चलाया जा सके। साउथ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इसे राज्य कानून के तहत तय कर दिया गया है। उसने एलेक को उसके संवैधानिक अधिकारों से और निष्पक्ष मुकदमे के उसके अधिकार से वंचित किया। इसका नतीजा ये होगा कि हमें सब फिर से करना पड़ेगा, जिसे कोई नहीं चाहता। संघीय मुकदमे में बेकी हिल पर जूरी में हेरफेर का आरोप है और दावा है कि एलेक मर्डॉक ने रिटायरमेंट खातों से $6 लाख अपनी हत्या के मुकदमे की रक्षा में खर्च किए। मर्डॉक हिल पर उस राशि और शायद ज्यादा के लिए मुकदमा कर रहे हैं। हमने जिन हर्जानों का दावा किया है उनमें $6 लाख से अधिक शामिल हैं, जो पहले मामले की सुनवाई में खर्च हुए, और अन्य मुआवजे के हर्जाने भी हैं। अब मैं स्पष्ट कर दूं, एलेक मर्डॉक कई लोगों का काफी पैसा देना बाकी है। वसूला गया पैसा उसके पास व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएगा, और इस मुकदमे का मकसद बेकी हिल को उसके किए के लिए जिम्मेदार ठहराना है। उसके व्यवहार के लिए उसे बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। और दूसरा, ये जांचना है कि उसने वास्तव में क्या किया, जो हम सिविल मुकदमेबाजी के दौरान कर पाएंगे। हमारे पास समन जारी करने की शक्ति है। हम शपथ पूर्वक बयान ले सकते हैं, और इसलिए हम उसके आचरण का पूरा दायरा को समझ पाएंगे। उसकी राज्य द्वारा अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं हुई है, और उसे राज्य द्वारा जिम्मेदार भी नहीं ठहराया गया है। यही हमारी उम्मीद, इरादा है, और हम इस मुकदमे के साथ यही करेंगे। मर्डॉक की रक्षा टीम बेकी हिल पर जूरी में हेरफेर के आरोपों की जांच करना चाहती है। वकील सोच रहे हैं, क्या इस जूरी को प्रभावित करने में कोई और भी शामिल था? एक बार मुकदमा खत्म हो जाने के बाद हमारे पास समन जारी करने की शक्ति नहीं होती। हमारे पास इसकी जांच की पूरी शक्ति नहीं है। मुकदमे के बाद हमने बस इतना ही किया कि हमने जूरी के दुराचार की जांच की, और हम कुछ महीनों तक चार्ल्सटन काउंटी में कीचड़ भरी सड़कों पर घूमते रहे, इन जूरी सदस्यों को ढूंढते रहे और उनसे सवाल पूछते रहे। लेकिन एक बार जब जज नियुक्त हो जाता है, और मुझे लगता है कि हमें शुक्रवार को एक आदेश मिला कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, एक बार जब रेमिटर जारी हो जाता है, जिसका मतलब है आगे बढ़ना, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है। उन्हें इसे ट्रायल कोर्ट को भेजना होगा, और हमें लगता है कि वो अगले कुछ हफ्तों में ऐसा करेंगे। तो उस समय हमारे पास समन जारी करने की शक्ति होगी, फिर हमारे पास जांच करने की क्षमता होगी। अब हमें नए ट्रायल के लिए दायर याचिका के दौरान डिस्कवरी के जरिए कुछ जानकारी दी गई थी। क्या बस इतना ही किया है? मेरा मतलब है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर उन्होंने बस इतना ही किया है तो वो वाकई में कोई खास जांच नहीं थी। हमें नहीं लगता उन्होंने जांच की है, लेकिन हम ऐसा करने का इरादा रखते हैं। और मुझे ये कहने दीजिए, ये स्वेट को अतिरिक्त जानकारी पाने के लिए सूचना के अधिकार के तहत भेजा गया अनुरोध भी था। हमने ये भी देखा। क्या ये समझदारी है कि उस एजेंसी को जांच करने दिया जाए जिसका खुद का हित टकराव है, जो चाहती है कि दोष सिद्धि बरकरार रहे, वही जांच करे कि वो वैध थी या नहीं? मेरा मतलब है, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। और फिर से मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल की गलती है कि उन्होंने किसी स्वतंत्र जांच की मांग नहीं की। वो किसी शेरिफ विभाग को भी ले सकते थे। लियोन वॉट के लोग, या स्पार्टन में शेरिफ नहीं, स्पार्टन नहीं, लेकिन ग्रीनविल में बहुत ही उन्नत शेरिफ विभाग है, चार्ल्सटन में भी, उनका इस्तेमाल करें।
स्वेद दोष सिद्धि को बरकरार रखना चाहते हैं, वे गलती नहीं ढूंढना चाहते हैं। मेरा मतलब है ये इंसानी फितरत है। हमें लगता है कई चीज़ें जांची नहीं गईं और हम उन्हें देखना चाहते हैं। सवाल ये है, और जिम, फिल और मैंने इस पर बात की है, क्या उसने ये सब अकेले किया? क्या इसमें किसी ने उसकी मदद की थी? और अगर आप भी जज के चैम्बर में बैठे होते जैसे हम थे जब वो जूरी सदस्य के बारे में जानकारी लेकर आई थी, जिसे आप एग लेडी कह सकते हैं, हम उसे मायरा क्रॉस्बी कहते हैं। और सुनिए उसने क्या कहा। एक बार उसने पूरी तरह एक फेसबुक पेज की कहानी बना दी थी। दूसरी बार अजीब तरह से बिना किसी वजह के एक गुमनाम ईमेल जज के पास आया। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। इसकी जांच अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और स्वेट ने बिना हमें शामिल किए की। इस पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मेरा मतलब है, और हमें भोला कह सकते हैं क्योंकि हम थे, हमने उस पर जोर नहीं दिया। और अब जब मैं पीछे देखता हूँ, हमें पीछे देखकर ऐसा करना चाहिए था। शायद हमें और आक्रामक होना चाहिए था, लेकिन तब हम तर्क नहीं संभाल पाए। अब हम कर लेंगे। मर्डॉक के वकील जिन क्षेत्रों की जांच करना चाहते हैं, उनमें से एक है कि वास्तव में इस प्रयास के पीछे क्या था कि एग लेडी के नाम से जानी जाने वाली जूरी सदस्य 785 मायरा क्रॉस्बी को हटाया जाए। लेकिन हमारे पास कई सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। क्या वो अकेले काम कर रही थी? क्या वो ये सब सिर्फ मशहूरी के आकर्षण में कर रही थी? क्योंकि ऐसा साफ दिख रहा था। और फिर मैं आपको बताऊं, इस एग लेडी नाम की जूरी सदस्य को हटाना बहुत संदिग्ध है। वो असल में केस का हिस्सा नहीं था। हम इसे शिकायत में शामिल कर उसकी बातों की असंगतियां उजागर करते हैं। जज न्यूमन के अनुसार एग लेडी मिस क्रॉस्बी के पूर्व पति ने फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया था, जो अब हमें पता है कि साफ साफ झूठ था, या किसी ने उनसे झूठ बोला था। मेरा मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मायरा क्रॉस्बी के वकील जो मैकलिफ ने जज से जूरी छेड़छाड़ जांच सामग्री पर लगे गोपनीयता संबंधी आदेश हटाने का अनुरोध किया ताकि स्लेड उन्हें सामग्री दे सके। रिकॉर्डिंग के वक्त बेकी हिल के वकीलों ने मुकदमे पर जवाब नहीं दिया है। ये हाल ही में दायर हुआ है। एलेक मर्डॉक का दोबारा मुकदमा कहां या कब होगा, साफ नहीं है। डिफेंस का कहना है कि मुकदमा अगले साल हो, जबकि राज्य चाहता है कि अगर संभव हो तो मर्डॉक का मुकदमा इसी साल हो। मर्डॉक की टीम का कहना है कि ट्रायल के बाद उन्हें नए सबूत मिले और उनके पास ऐसी अन्य जानकारी भी है जिसका वे फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं। पिछले ट्रायल के दौरान हमने ये बात सामने रखी थी कि उन्होंने एक अज्ञात पुरुष का डीएनए पाया था, जो न तो मर्डॉक परिवार से है और न ही मैगी के परिवार से, और वह डीएनए उसकी उंगली के नाखून के नीचे मिला था। उस पर आप जानते हैं, वास्तव में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हमने ट्रायल से पहले कार्रवाई को कहा था, लेकिन हमारे पास डीएनए नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। शायद हम एक नए केस के साथ फिर से शुरुआत करते हुए कोर्ट से आदेश लेने जा सकते हैं, ताकि उन्हें इसे कोडिस को भेजने के लिए मजबूर किया जा सके। कोडिस राष्ट्रीय डीएनए डेटाबेस है। तो मेरा मतलब है, अगर हम जिम्मेदार होते और हमारे पास सुविधाएं होती, फॉरेंसिक लैब होती, स्लेड होती और हमारे पास तलाशी वारंट हासिल करने की शक्ति होती, तो हम चीजें बहुत अलग और समय पर करते। कई मौके खोए गए हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जॉन, हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। लोग बाहर एलेक के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं, जैसे हम करते हैं। उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प चीजें खोजी हैं। उन्होंने उसका बड़ा हिस्सा स्लेड को दिया है। हमें जानना है कि स्लेड ने उसके साथ कुछ किया या करेगा। साउथ कैरोलिना के अटॉर्नी जनरल एलन विल्सन ने कहा कि एलेक मर्डॉक के दोबारा मुकदमे में मौत की सजा फिर विचाराधीन हो सकती है, जिससे मर्डॉक के वकील नाराज हैं। ये साफ है कि वो अपने दफ्तर के वकीलों से नहीं बात कर रहे। शायद वो अपने राजनीतिक सलाहकारों से बात कर रहे हैं, जिन्हें ये उनके गवर्नर पद के चुनाव अभियान के लिए अच्छा बयान लगा। कानून स्पष्ट है कि वो मौत की सजा नहीं मांग सकते अगर ये प्रतिशोधी अभियोजन के कारण है। यही सवाल है। आज वो क्या जानते हैं जो 5 साल पहले नहीं जानते थे? वे क्यों कह रहे हैं कि वे मौत की सजा चाहते हैं? क्या कोई नया सबूत मिला है?
तो हम सब थोड़ा परेशान और थक चुके हैं और हमने इस केस की शुरुआत से ही ये प्रक्रिया देखी है जहां एलन विल्सन अभियोजक की बजाय राजनीति खेलते हैं। उनके और उनकी टीम में बेहतरीन वकील हैं। उनकी बात सुननी और फैसले पर भरोसा करना चाहिए। संयोग से उन्होंने जूरी से छेड़छाड़ की कोशिश की, जांच नहीं की है। बेकी हिल की 1 मिनट में सिविल केस पर चर्चा करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से कानून कहता है कि जो भी व्यक्ति जूरी के साथ छेड़छाड़ करता है या छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है वो एक अपराध का दोषी है। जज टोल के तथ्यात्मक निष्कर्ष स्पष्ट थे। बेकी हिल ने कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते भी यही किया। तो कृपया एलन अपने काम पर ध्यान दें, राजनीति पर नहीं। जवाब में एलन विल्सन ने निम्नलिखित बयान जारी किया। इस मामले को बिल्कुल वैसे ही लिया जा रहा है जैसे एक नया ट्रायल होना चाहिए। हर कानूनी विकल्प विचाराधीन है और ये चर्चाएं वैसे ही हो रही हैं जैसे उन्हें अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के समर्पित अभियोजकों और स्टाफ के साथ होनी चाहिए, न कि किसी अभियान तंत्र का हिस्सा बनकर। 2022 में मृत्युदंड से जुड़ी कानूनी और व्यावहारिक वास्तविकताएं बहुत अलग थीं। साउथ कैरोलिना ने 1 दशक से भी अधिक समय से कोई फांसी नहीं दी थी। अब स्थिति बदल गई है और ये कई कारकों में से एक है जिसे हमें अब ध्यान रखना होगा। मिस्टर हर्पट लियन ने स्वीकार किया कि बेकी हिल से जुड़ा मामला पहले एक स्वतंत्र अभियोजक को सौंपा गया और समीक्षा हुई थी। उन मुद्दों का मूल्यांकन हमारे कार्यालय के बाहर पहले ही हो चुका है। डिक हर्पट लियन और जिम ग्रिफिन स्लेड को बदनाम करने और साउथ कैरोलिना की कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर हमला करने में समय बर्बाद कर रहे हैं, बजाय इस मामले को गंभीरता से लेने के। दिन के अंत में हमारी जिम्मेदारी है कानून का पालन करना, प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि न्याय निष्पक्ष और पेशेवर ढंग से किया जाए। जब पुनः मुकदमा शुरू होगा तो एक गवाह हैं जिनके फिर से गवाही देने की उम्मीद है, मार्क टिंसले। उन्होंने मलोरी बीच के परिवार का प्रतिनिधित्व किया जिसकी 2019 में नाव दुर्घटना में मौत हो गई थी। पॉल मर्डॉक नाव चला रहे थे और टिंसले उस दुर्घटना के लिए एलेक मर्डॉक पर मुकदमा कर रहे थे, तभी पॉल और मैगी की हत्या हो गई थी। उन्होंने मर्डॉक के वित्तीय अपराधों के पीड़ितों का भी प्रतिनिधित्व किया। क्या आप उम्मीद करते हैं क्या अगली बार इसकी अनुमति दी जाएगी? क्योंकि वास्तव में बचाव पक्ष कह रहा है कि ऐसा नहीं था। सब कुछ राज्य के दावे के अनुसार बिखरने वाला नहीं था। लेकिन इस पर आपका क्या विचार है और क्या आपको लगता है कि अगली बार आपकी गवाही की अनुमति दी जाएगी? मुझे लगता है कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि यह साक्ष्य के तौर पर महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि अदालत ने अपने फैसले में इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सब कुछ बिखरने वाला था या एलेक ने इस ट्रैक पर आ रही ट्रेन को पटरी से उतारने का कोई तरीका देखा। ये वास्तव में 2 अलग अलग बातें हैं, है ना? ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता आपको काटे ही तभी आप उससे डरें। और इसलिए मेरा मतलब है उस पल में दुनिया में एलेक्स से ज़्यादा कोई नहीं जानता था कि इन वित्तीय अपराधों की खोज का क्या महत्व है। वो 800 साल की जेल की सजा का सामना कर रहा था। मेरा मतलब है उसने इन अपराधों के लिए दोषी होने की बात कबूल कर ली थी। और इसलिए खोज के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हुआ वो एलेक अच्छी तरह जानता था, भले ही उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसे रोक सके। एक बार जब उस धागे को खींचा गया और सब कुछ खुलने लगा। तो आप जानते हैं उसे ये पता था। और मेरा मतलब है मुझे लगता है कि शायद एक पल ऐसा था जब वो इस बात को लेकर चिंतित था कि जेनी सेकिंगर क्या कर रही हैं और लॉ फर्म क्या कर रही है, लेकिन उसने उन लोगों को सालों तक धोखा दिया है और इसी के सहारे बचता रहा है। मेरी गवाही ज्यादा सीधी है, मेरी गवाही ज्यादा लगातार दबाव बनाने वाली है। और ये सारी बातें टोनी सैटरफील्ड का सवाल करना कि मैं इस लेख में सेटलमेंट के बारे में क्या पढ़ रहा हूँ, फिर आने वाली सुनवाई, फिर जेनी सेकिंगर, क्रिस विल्सन और बैंक, ये सब घटनाएं उसके बीमार दिमाग को पागलपन भरे अनिवार्य नतीजे तक ले गईं। उसे इसे रोकने का यही तरीका दिखा। मुझे खुद को पीड़ित बनाना है। मेरे पिता की मौत होने वाली है। शुरुआत में सभी सहानुभूतियां मेरे साथ होंगी। इससे मुझे या तो राहत मिलेगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा। एलेक मर्डॉक का कहना है कि उसने ये नहीं किया। वो ये भी कहता है कि वो इस अपराध के मामले में वास्तव में निर्दोष है। ऐसा नहीं है कि राज्य ने अपना केस साबित नहीं किया, मेरा मतलब है जैसा कि वो एक वकील के तौर पर कहेगा, लेकिन वो वास्तव में निर्दोष है। क्या कोई ऐसी संभावना है जिसमें आपको लग सकता है कि उसने ये अपराध नहीं किए? नहीं, मेरा मतलब है लोग अटकलें लगाते हैं कि उसे पता है किसने किया,
या वो वहां था जिससे उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती? मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि एलिक इतना बड़ा चालबाज था कि वो किसी को अपने ऊपर अधिकार नहीं देता। क्या किसी ने उसकी बंदूकें हटाने और साफ करने में मदद की? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसने ये सब खुद ही किया, क्योंकि वह किसी और को अपनी साजिश में शामिल नहीं करता था। आपने पहले कहा है कि आपको विश्वास है, ये आपका विश्वास है। आपका मानना है कि उसने इसकी योजना पहले से बनाई थी, ये अचानक नहीं हुआ। अब तो कुछ समय भी बीत गया है। क्या आप अभी भी वही मानती हैं? और मुझे अपने उस विश्वास के बारे में बताइए कि आपको कब लगा कि उसने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि अब वो एक आरोपी हत्यारा है, वो अब दोष सिद्ध हत्यारा नहीं है। तो सबसे सफल झूठे अपने झूठ में कुछ सच्चाई भी मिला देते हैं, है ना? और इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं सोचा। वो कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैंने अभी अभी सोची हो। ये वही बात थी जो उसने अपनी सिस्टर इन लॉ से कही थी कि जो भी ये सब प्लान कर रहा था वो काफ़ी समय से इसकी योजना बना रहा था। और इसलिए मैं उसकी बात से सहमत था। और जब तक हमने सब कुछ खोजना शुरू नहीं किया और तस्वीर साफ नहीं हुई, तब तक ये बात समझ में नहीं आई थी। दीवानी मामले में एक ऐसा पल आता है जहां मैं समझता हूं कि कम से कम सामान्य सोच यही होगी कि एलेक नहीं चाहेगा कि मैगी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर हो। सही है? पॉल जिस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है वो मैगी का है। सिर्फ बोट क्रैश वाली रात ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी कई बार शराब खरीदने के लिए उसने उसी का इस्तेमाल किया है। मैगी नाव की आधी मालकिन है। मेरा मतलब है मैगी से जुड़ी जिम्मेदारी भी बनती है। और इसलिए मैंने तथ्य स्वीकार करने के अनुरोध भेजे, क्योंकि एलेक्स सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय नहीं था। और ये सिविल मामलों में एक चीज़ होती है जहां हम कहते हैं मान लो कि आसमान नीला है, और फिर हमें ये साबित करने के लिए गवाह बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आसमान नीला है। तो अगर एलेक ये मान लेता है कि मैगी को वो सारी बातें पता थीं जो उसके सोशल मीडिया पोस्ट में दर्ज थीं, और अगर वो जानकारी उस पर लागू होती है, तो पॉल को बोट सौंपने में लापरवाही के लिए मुझे मैगी पर मुकदमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो इससे इनकार करता है, और वो इससे इनकार करता है नवंबर-दिसंबर 2020 में, यानी हत्याओं से कई महीने पहले। और उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और मैं, क्योंकि आप ये मान नहीं सकते कि मैं सब पर मुकदमा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सब पर मुकदमा किया है। मैंने मुकदमा नहीं किया था। मैंने उस समय पॉल पर मुकदमा नहीं किया था। मैंने उस समय मैगी पर मुकदमा नहीं किया था। लेकिन वहां आप जानते हैं कुछ रणनीतिक कारण थे जिनकी वजह से मुझे चिंता थी कि एलेक जूरी के साथ हेरफेर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने उसे ईमानदार रखने के लिए ये तरीका अपनाया और साफ बता दिया कि मैं बाद में मुकदमा कर सकता हूँ। दूसरा मुकदमा आपके हिसाब से कैसा होगा? मुझे लगता है कि ये पहले मुकदमे का एक संक्षिप्त संस्करण होगा। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जहां शायद कड़ियाँ नहीं जुड़ पाईं, वो शायद हट जाएंगी। मुझे लगता है कि आप देखेंगे, झूठ वो चीज़ है जिससे एलिक बच नहीं सकता। 3 लोग केनल्स में जाते हैं और एक झूठा इंसान वापस आता है, तो आप 12 लोगों को कैसे मनाएंगे कि मैंने हर चीज के बारे में झूठ बोला है? और आप उस वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं उस हत्या वाले वीडियो की बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन उसका झूठ अब भी सबके सामने है और उसे अब भी उसका जवाब देना है। और मेरी राय में वो अब भी उसका जवाब देने में असमर्थ है। और मुझे लगता है कि यही उसकी अगली सुनवाई में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी रहेगी। एलेक मर्डॉक अब भी साउथ कैरोलिना की जेल में सुरक्षा हिरासत में हैं। वह वित्तीय अपराधों के लिए 27 साल की सजा काट रहा है। साथ ही उन्हीं अपराधों के लिए संघीय सजा भी भुगत रहा है। हम आपको हर ताज़ा जानकारी तुरंत देंगे। क्राइम फिक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मैं एनेट लेवी हूँ। साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।